मई जून के महीने में जब देश के कई हिस्सों के अंदर भीषण गर्मी और जानलेवा लू चल रही होती है, तब उस टाइम पर ओडिशा के कुछ हिस्सों में काल बैसाखी नाम का एक तूफान दस्तक देता है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी से उठकर आ रही उमस भरी हवा और देश के नॉर्थ वेस्ट के हिस्से से चलकर आ रही ठंडी हवा के बीच टकराव की वजह से ट्रिगर होता है। अब इसी काल बैसाखी के सीजन में हमारे एक सब्सक्राइबर सत्य प्रकाश भाई कोविड लॉकडाउन के कारण अपने घर से दूर एक दूसरे शहर में फंसे हुए थे। वो बस इस फिराक में थे कि कैसे भी करके उनको घर जाने का एक रास्ता मिल जाए, पर सत्य प्रकाश इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी घर जाने की ये प्लानिंग एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली थी भाई साहब, जिसे सुनने के बाद इस गर्मी के मौसम में भी आपके अंदर एक बेजोड़ ठंडी लहर दौड़ने वाली है। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मरून फाइल्स। तो अपनी इस खौफनाक आपबीती को मेरे साथ खुद सत्य प्रकाश जी ने शेयर किया है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सत्य प्रकाश का घर ओडिशा के चांदी खोल टाउन के पास एक गांव पड़ता है बालचंद्रपुर। इसी गांव के रहने वाले हैं और अपने गांव से कोई 165 किलोमीटर दूर अंगुल डिस्ट्रिक्ट के एक दूर दराज गांव में इनकी पोस्टिंग थी। सत्य प्रकाश एक बैंक के अंदर काम करते थे और इसी बैंक में इनका एक दोस्त बना जिसका नाम था सुदर्शन। सत्य प्रकाश लिखते हैं कि जब भी हमारी 3-4 दिन की ऐसे छुट्टी पड़ती थी तो मैं अपने घर चला जाया करता था और अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने गांव से घूम कर आया था। गांव से आए हुए इनको 15-20 दिन हो चुके थे और अब ये सिर्फ इस फिराक में थे कि कब अगली छुट्टी लगेगी और कब ये दोबारा अपने घर जाएंगे। पर इसी बीच भाई लग जाता है कोविड का लॉकडाउन। अब सत्यप्रकाश बताते हैं कि लॉकडाउन लगने की वजह से मैं और सुदर्शन अगले 2.5 महीने तक अंगुल के उसी छोटे से कस्बे में फंसे रहे। हम दोनों के अंदर बहुत छटपटाहट हो गई थी कि हम कैसे भी करके घर पहुंच जाएं, पर कई दफा कोशिश करने के बाद भी ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला। हमारे जितने कॉन्टैक्ट्स थे उन सब जगह बात करने की कोशिश की कि यार कैसे भी हम लोग अपने घर ड्रॉप करवा दिया जाए, पर सबने यहां पर अपने हाथ खड़े कर दिए कि सरकार के सख्त आदेश हैं, आप नहीं जा सकते इस समय। अब ऐसे ही घर जाने का इंतजार करते हुए फाइनली मई का महीना आ जाता है। अब इस महीने में होता यह है कि सरकार ने स्पेशल परमिट के साथ ट्रैवल करने का परमिशन दे दिया था और साथ ही सत्य प्रकाश जिस बैंक के अंदर नौकरी करते थे उसने रोटेशनल शिफ्ट स्टार्ट कर दिया था। अब सत्य प्रकाश और सुदर्शन को जैसे ही पता चला कि भाई स्पेशल परमिट के साथ हम घर जा सकते हैं, इन लोगों ने अपना सारा जुगाड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसी बीच 4th सैटरडे वाला वीक आ जाता है और इस वीक में फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिनों की छुट्टी लगती है लगातार। अब सत्य प्रकाश और सुदर्शन ने दिमाग लगाया कि यार हम कुछ बहाना मार के मंडे की भी छुट्टी ले लेंगे और अपने घर पर 3-4 दिन बिताने के बाद ही वापस आएंगे अंगुल काम करने के लिए। अब इन लोगों ने उसी डेट के अकॉर्डिंग परमिट का इंतजाम किया और थर्सडे को जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के शाम के 4:30 बजे सत्य प्रकाश और सुदर्शन निकल जाते हैं अपने घर जाने के लिए। और भाई यहीं से खेला चालू हो जाता है। अच्छा, अभी एक चीज समझना कि जो ये सुदर्शन है ना, इसका घर जहां पर इनकी पोस्टिंग थी अंगुल के पास, वहां से करीब 70 किलोमीटर आगे अठागढ़ करके एक जगह पड़ती है। उसी अठागढ़ के अंदर सुदर्शन का घर है और वहां से फिर कोई 95 किलोमीटर आगे बालचंद्रपुर में सत्य प्रकाश का घर पड़ता है। तो एक लाइन में ही था इनका घर। आप अभी मैप में भी देख सकते हैं उस चीज को। अब पहले तो सत्य प्रकाश ने सोचा था कि सुदर्शन को अपनी ही स्कूटी पर बैठा के ये निकल जाएंगे और रास्ते में जहां उसका घर आएगा ना अठागढ़, वहां पर ड्रॉप कर देंगे उसको। पर फिर यहाँ सुदर्शन मना कर देता और बोलता है कि भाई मैं भी अपनी मोटरसाइकिल ले लेता हूँ। अब मई की उस चिलचिलाती गर्मी में ये दोनों निकलते हैं अंगुल से अपने अपने घर जाने के लिए। अभी सत्य प्रकाश लिखते हैं कि पहले जब कभी भी मैं अपने घर जाता था तो मैंने हमेशा NH55 वाला रूट लिया, पर इस बार सुदर्शन ने बोला कि भाई मुझे एक दूसरा रास्ता भी पता है, वहां से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वो रास्ता था NH655। सत्य प्रकाश सुदर्शन के पीछे पीछे उसी NH655 पर चलने लगते हैं। अभी जो NH55 वाला रास्ता था उससे तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे सत्य प्रकाश, पर ये बताते हैं कि जो NH655 है वो 2 घने जंगलों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता था। अब ये दोनों अपने घर बढ़ तो रहे थे, पर इनके दिमाग में एक खौफ और दस्तक दे रहा था कि भाई अभी एक काल बैसाखी तूफान का सीजन है, बस हमें कैसे भी उस चीज का सामना ना करना पड़े। पर चूंकि आसमान एकदम क्लियर था तो इन लोगों ने सोचा कि यार हम आराम से पहुंच जाएंगे घर।
अब इसी बीच ये लोग जब एक कस्बे को क्रॉस कर रहे थे तो इन्होंने रोड के साइड पर एक दही बड़ा का स्टॉल देखा। ये दोनों रुक जाते हैं भाई दही बड़ा खाने के लिए। अब चूंकि आसमान एकदम क्लियर था तो ये लोग एकदम आराम आराम से मजे लेके दही बड़ा खा रहे थे। वहाँ करीब आधा घंटा 40 मिनट बिताने के बाद ये लोग दोबारा अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। पर अभी उस दही बड़े वाले स्टॉल से कोई 30-40 किलोमीटर ही आगे पहुंचे थे ये लोग कि अचानक से पूरा माहौल ही चेंज हो गया। अभी शाम के कोई 5:30 बज रहे थे और आसमान जो अभी तक एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था ना, उस पर काले बादल मंडराने लगते हैं। एकदम से अंधेरा हो जाता है और झमाझम बारिश स्टार्ट। कुछ टाइम के बाद बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे और इनको अब राइड करने में काफी मुश्किल आ रही थी। सत्यप्रकाश बताते हैं कि उस समय मंजर बहुत ही भयानक हो रखा था। हर तरफ अंधेरा और हमारा रास्ता जंगल के बीच से होके गुजर रहा था उस टाइम पे, और साथ ही इतनी मूसलाधार बारिश। मजबूरन इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार कहीं पर हम रुक जाते हैं, बारिश थोड़ी कम होगी तब हम आगे बढ़ेंगे। अब इन दोनों ने मोटरसाइकिल रोड के किनारे पर खड़ी की। अब वहीं बाजू में एक बड़ा सा पेड़ था तो इन लोगों ने सोचा कि उसी पेड़ के नीचे शेल्टर ले लेते हैं, और वहां खड़े होकर ये दोनों बारिश के कम होने का इंतजार करने लगे। अब इसी बीच सत्यजीत बोलता है सुदर्शन से कि भाई मुझे ना पेशाब लगी है, मैं भी पीछे करके आता हूँ। और ये बोलकर सत्यजीत उस पेड़ के पीछे चला जाता है टॉयलेट करने के लिए। अभी तक तो ये लोग रोड के किनारे पर खड़े थे उस पेड़ के नीचे। पेड़ के सामने रास्ता था और वो सीधा रास्ता इनके घर को जा रहा था। पर जैसे ही सत्यजीत पेड़ के पीछे पहुंचा ना, टॉयलेट करने के बाद इसकी नजर सामने नदी पर पड़ी। पीछे से एक नदी क्रॉस हो रही थी। यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल था, पर जब इसने ध्यान से देखा तो उस नदी के किनारे पर ना उस इलाके का शमशान घाट था। अब जैसे ही सत्यजीत ने देखा कि ये लोग शमशान घाट के एकदम करीब खड़े हैं, इसके शरीर में एकदम कंपन होने लगी। सत्यजीत बताते हैं कि मैं ना जैसे कुछ टाइम के लिए एकदम फ्रीज हो गया, और फ्रीज होके मैं एक टक बस उस शमशान की तरफ देख रहा था। और इसी बीच मुझे उस नदी के साइड से एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। अब वो आवाज सुन के सत्यजीत की एकदम रूह कांप गई भाई। वो बताते हैं कि वो एक ऐसी आवाज थी जो कि एकदम गूंज रही थी उस आसपास के सराउंडिंग में। मैं तुरंत वापस मुड़ के सुदर्शन के पास आया और सुदर्शन को पूछा कि भाई वो देखना बच्चे की रोने की आवाज आ रही है उस नदी के पास से, चल के थोड़ा देखे क्या कौन रो रहा है। अब सुदर्शन यहाँ पर एकदम चिढ़ के ना एकदम अलग ही एक्सप्रेशन में बोलता है कि पागल है क्या, इस तूफान में कौन रोएगा। और ऐसा बोल के वो अपनी गर्दन घुमाता है और एक टक मोटरसाइकिल की ओर देखने लगता है। सत्यप्रकाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब इस पे कैसे रिएक्ट करे। ये दोबारा मुड़ के देखता है उस नदी की तरफ, पर वहां नदी के किनारे कोहरे की धुंध के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया इसे। अब ये दोबारा रोड की तरफ मुड़ता है और चुपचाप खड़े होके बारिश के कम होने का वेट करने लगा। सुदर्शन का वो एक्सप्रेशन देख के इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोबारा उससे पूछे उस बच्चे के बारे में। पर इसी बीच अचानक सत्यप्रकाश को ना अपने कान के एकदम पास से एक औरत की बहुत दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वो औरत जैसे चिल्ला चिल्ला के रोते हुए मदद मांग रही थी। भाई इस समय सत्यप्रकाश को लगा कि अब मैं कैसे बोलूं सुदर्शन को, इसने पहले ही इतने गंदे तरीके से रिएक्ट किया है। पर ये फिर भी हिम्मत जोड़ के सुदर्शन से बोलता है कि भाई लग रहा है मेरे पीछे ना कोई औरत खड़ी है और वैसे चिल्ला रही है बहुत अजीब तरीके से, मुझे बहुत घबराहट हो रहा है अंदर से। सत्यप्रकाश के यहाँ हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ के देखे या सुदर्शन की ओर मुड़ के उससे बात करे। ये सामने देखते देखते ही सुदर्शन को ये बात बोल रहा था, पर इस बार भी सुदर्शन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं उसने। सत्यप्रकाश ने जैसे तैसे हिम्मत बांधी और बारिश कम होने के बाद ये दोनों दोबारा अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। सत्यप्रकाश बताते हैं कि उस जंगल के बीच से कोई 5 किलोमीटर राइड करने के बाद इनकी स्कूटी की हेडलाइट ना एक पेड़ के नीचे बनी हुई आकृति के ऊपर पड़ती है। फिर उसके बाद सत्यप्रकाश उस आकृति की तरफ देखते हैं
तो भाई इन्होंने पाया कि एक औरत खड़ी है वहां पे। उसके एक हाथ में छाता है और दूसरे हाथ में एक बच्चा था। सत्यप्रकाश की स्कूटी धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ रही थी। अब इनके दिमाग में ये चल रहा था कि हो सकता है इस तूफान के बीच वो औरत फंस गई हो, तो वो शायद इनसे लिफ्ट मांगे आगे जाने के लिए। पर ऐसा होता नहीं है दोस्त। ये जैसे उस औरत के पास पहुंचते हैं ना, इनका उस औरत के साथ आई कांटेक्ट हुआ और आई कांटेक्ट होने के साथ ही उस औरत ने एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल दी। ये बताते हैं कि उसकी मुस्कान देख के मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ गया। मुझे इतना तो पता चल गया था कि ये किसी इंसान की स्माइल नहीं हो सकती। और ताजुब की बात यह थी कि उस औरत ने इनको हाथ भी नहीं दिया रोकने के लिए। अब उसी रास्ते पर ये लोग चलते हुए फाइनली अठागढ़ पहुंच जाते हैं। सुदर्शन उस मेन हाईवे से एक छोटा सा डिटूर लेके अपने गांव की तरफ चला जाता है। उसने एक बार भी सत्यप्रकाश को पूछा नहीं कि भाई तू मेरे साथ आज मेरे घर पर रुक जा, ऐसे बारिश हो रही है तो कल थोड़ा सा मौसम साफ होगा तब चले जाना। अब सत्यप्रकाश के मन में भी आया कि भाई जब इसने पूछा ही नहीं तो मैं क्यों खुद से बोलूं कि भाई आज मैं तेरे घर पर रुक जाता हूं। शाम के 7 बज चुके थे और उस रास्ते पर पुलिस पेट्रोलिंग के अलावा और कोई भी नहीं था। सत्यप्रकाश सोचते हैं कि यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे आज घर पहुंचना ही पड़ेगा। और ये अपनी स्कूटी स्टार्ट करके उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। अब बारिश तो पूरी तरीके से बंद हुई नहीं थी, साथ ही शाम जो थी वो भी गहराने लगी थी, तो एक तरीके से पूरा खूब अंधेरा हो चुका था उस रास्ते पे। सत्यप्रकाश लिखते हैं कि उस अठागढ़ डाइवर्जन से कोई 12 किलोमीटर आगे चलने के बाद ना मुझे अपने स्कूटी के पीछे एक भारीपन सा महसूस हुआ। ऐसा लगने लगा था कि मेरी स्कूटी पर पीछे कोई बैठ चुका है। अब डर के मारे यहां सत्यप्रकाश ने हड़बड़ी में स्कूटी के ब्रेक मारे और ये पीछे मुड़ के देखते हैं कि भाई कौन है। पर भाई कोई भी नहीं था, एकदम घनघोर सन्नाटा हो रखा है। एक बार खुद को इस सिचुएशन में इमेजिन करके देखो भाई। मैं तो इतना राइड करता हूं, अभी मैंने इमेजिन किया तो मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ चुकी है। सत्यप्रकाश बताते हैं कि अब उस समय पीछे कोई था तो नहीं, पर ना इनको लगातार पीछे किसी के बैठे होने का भारीपन महसूस हो रहा था। ये हिम्मत बांध के धीरे धीरे अपनी स्कूटी आगे बढ़ाते हैं और कोई 1.5 किलोमीटर चलने के बाद इनको स्कूटी के पीछे से ऐसे ना चरचराने की आवाज सुनाई देती है थोड़ी सी। अब जैसे हम किसी पुराने चेयर पर बैठ के उस पर मूवमेंट करते हैं तो जो उस लकड़ी के चरचराने की आवाज सुनाई देती है, वैसी आवाज सत्यप्रकाश को सुनाई दी। इनका डर अंदर से और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। ये ब्रेक लगाते हैं दोबारा पीछे मुड़ने के लिए। अब इससे पहले कि वो पीछे मुड़ते इनको अपने कंधे पर किसी के हाथ का टच फील हुआ। भाई साहब, अब क्यों सत्यप्रकाश की हिम्मत हो कि वो पीछे मुड़ के देखें। ये चुपचाप अपनी सांसें थाम कर जो स्कूटी का मिरर था उसमें देखते हैं और इन्होंने पाया कि भाई एकदम वाइट लाइट ह्यूमन शेप की इनकी स्कूटी के पीछे खड़ी है। इन्होंने वहीं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अब इनका आंख बंद था और इसी बीच जो इन्होंने बैग टांग रखा था उस बैग के अंदर से कुछ टपकने की आवाज सुनाई देने लगी इन्हें। ये बिना पीछे मुड़े बैग को उतार के अपने सामने रखते हैं और जहां पर ये दही बड़ा खा रहे थे वहीं से इन्होंने कुछ रसगुल्ले पैक कराए थे। इन्होंने देखा कि भाई उस रसगुल्ले की चाशनी टपक रही है। पर एक और वियर्ड चीज सत्यप्रकाश ने नोटिस की कि जो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, उसके बीच भी उस चाशनी की टपकने की आवाज इनको क्लियरली सुनाई दे रही थी। इन्होंने रसगुल्ले का वो पॉलिथीन बाहर निकाला और भाई देखा कि वो जो पूरा रसगुल्ला था ना वो ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे किसी ने कुतर कुतर के खाया उसे।
इनको एकदम समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ऐसी हालत कैसे हो गई रसगुल्ले की। अब इसी पे सत्यप्रकाश ऐसा फील करते हैं कि किसी बाहरी शक्ति ने इनको अपने वश में कर लिया। ये एकदम हिप्नोटाइज हो चुके हैं और ना चाहते हुए भी उस शक्ति ने अपना वो झूठा रसगुल्ला सत्यप्रकाश को खिलाया। अभी जैसे जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे कि मैं वो रसगुल्ला ना खाऊं, जितना हो सकता था ये मुंह से थूक रहे थे उसे। और फिर इन्होंने हड़बड़ी में वो पूरा पॉलिथीन बांधा और अपने बैग के अंदर डाल के आगे बढ़ने लगे। अब अगले 10 किलोमीटर कवर करते करते सत्यप्रकाश की तबीयत बिगड़ने लगी। इनके पेट में एक अजीब सा मरोड़ उठ चुका था और रोक के इन्होंने 2-3 बार वॉमिटिंग भी की। इस समय तक शाम के 8 बज चुके थे। इनको लगा कि यार मुझे घर पे फ़ोन करके किसी को बता देना चाहिए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, पर फिर इन्हें ध्यान है कि अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो वो लोग भी परेशान होंगे। ऐसे ही तूफान वाला माहौल बना हुआ है तो क्यों मैं उनको बॉदर करूं। इन्होंने सब कुछ अकेले हैंडल करने का डिसाइड किया। अब यहाँ सत्यप्रकाश खुद को जैसे तैसे संभालते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। इनके दिमाग में बस एक ही बात थी कि यार मैं कैसे भी सही सलामत जल्दी अपने घर पहुंच जाऊं। पर भाई अभी तो कुछ और ही इंतजार कर रहा था इनका आगे। ये उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो इनको अपने सामने एक ना टर्न दिखाई देता है, जैसे कि घाटी में होता है। इन्होंने अपनी स्कूटी उस टर्न से आगे मुड़ाई और भाई ये पाते हैं कि रोड के साइड पर ना एक औरत बैठी हुई है पैर फैला के, और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही है। अब इन्होंने अपनी स्कूटी की हेडलाइट की रोशनी में देखा कि वहीं साइड पर उसका जो पति था वो डेड पड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल रोड की दूसरी साइड पर टूटी फूटी हालत में पड़ी थी और वो औरत लगातार ऐसे फिंगर पॉइंट कर रही थी नदी की ढलान की तरफ, और उधर उंगली करके वो लगातार एक ही चीज बोल रही थी कि मेरा बच्चा उधर, बचा लो उसको, बचा लो, मेरा बच्चा है। सत्यप्रकाश बताते हैं कि वो पूरा मंजर देख के मुझे डर तो लग रहा था बहुत ज्यादा, पर इंसानियत के नाते मैंने स्कूटी साइड में रोक दी और जाके उस औरत के पास देखने लगा कि हुआ क्या है। अब ये स्कूटी से उतरते हैं और टॉर्च लेके आसपास का पूरा एरिया खंगाल लिया, पर इनको कोई भी बच्चा नहीं मिलता उधर। ये वापस उस औरत के पास आते हैं, पर वो औरत इनकी ओर देख नहीं रही है। ये देखते हैं कि उस औरत का जो पैर है वो टूटा हुआ है। ये पूछते हैं कि क्या हुआ आपके साथ। वो पीछे पुलिस की पेट्रोलिंग थी, मैं उनको इन्फॉर्म करूंगा, पर वो औरत कुछ भी जवाब नहीं देती है। वो बस एक टक अपने बच्चे के लिए चिल्ला रही थी। सत्यप्रकाश उस औरत को बोलते हैं कि आप इंतजार कीजिए, मैं आगे से कुछ मदद लेके आता हूँ। और ये अपनी स्कूटी स्टार्ट करके एकदम तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगते हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद वो जंगल का स्ट्रेच खत्म हुआ और ये फाइनली एक कस्बे के अंदर पहुंचते हैं। वहां जाकर इन्होंने घर पे नॉक किया तो घर के अंदर से एक करीब 40-45 साल का आदमी बाहर निकला। उसके साथ उसका बेटा भी था। इन्होंने सारी बात बताई उस आदमी को कि अभी पीछे ऐसे ऐसे औरत पड़ी हुई है रोड पे, उसका पति वहां पे डेड पड़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो आप चलिए एक बार मेरे साथ, उसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। पहले तो वो आदमी अपनी बेटी की तरफ देखता है एकदम अलग ही एक्सप्रेशन से। उसका बेटा कुछ बताना चाह रहा था सत्यप्रकाश को, पर उन्होंने मना कर दिया कि रुको। उस आदमी ने बोला सत्यप्रकाश को कि ठीक है चलिए हम आपके साथ चलते हैं। वो आदमी और उसका बेटा सत्यप्रकाश के साथ वापस उस घटना स्थल पर आते हैं जहां पर सत्यप्रकाश ने उस औरत को देखा था, और भाई इन्होंने पाया कि वहां पे कोई है ही नहीं। पूरा रोड एकदम खाली है, ना कोई मोटरसाइकिल, ना कोई औरत और ना ही किसी आदमी की डेड बॉडी। अब यहाँ पर उस आदमी ने पूछा सत्यप्रकाश से कि कहाँ है कोई इधर, और सत्यप्रकाश एकदम चौंक के बोलते हैं कि अभी यहीं पर तो हुआ था सब कुछ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तब उस आदमी ने बोला कि बेटा तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने उस औरत और उस आदमी को देखा हो। वो बताते हैं कि करीब 25 दिन पहले ठीक उसी जगह पे एक ट्रक वाले ने मोटरसाइकिल पर जा रहे उस फैमिली को कुचल दिया था।
उस औरत का पति और बच्चा वहीं पर स्पॉट डेथ कर गए थे, पर वो औरत रोड के साइड में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट गया था। अब चूंकि कोविड का लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत ज़्यादा हलचल नहीं थी उस इलाके में। बहुत टाइम के बाद वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजरा तो उसने उस औरत को देखा। वो औरत उस टाइम पर एकदम बेहोशी की हालत में थी। वो आदमी उसको बोलता है कि तुम बस 2 मिनट रुको, मैं पानी लेके आता हूँ। ये गया पानी लेने के लिए, और जब पानी लेके वापस आया तो इसने देखा कि भाई वो औरत मर चुकी है। अब उसी टाइम से उस औरत की आत्मा अपने बच्चे और पति की मदद की तलाश में भटक रही है कि कहीं से कोई मदद मिलेगी उसे। जो कुछ भी तुमने देखा ना, वो सब बस एक छलावा था। तब यहाँ सत्यप्रकाश बोलते हैं कि ये बात आप मुझे उधर भी तो बता सकते हैं जब मैं आपसे मदद मांगने गया था। तब उस आदमी ने बोला कि अगर मैं तुम्हें वहाँ पर ये सब बताता तो तुम्हें भरोसा नहीं होता, शायद तुम्हें लगता कि मैं ऐसे मदद नहीं करना चाहता या फिर मैं बात को टाल रहा हूँ, तुम किसी और से जाके मदद मांगते। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि तुम्हें उस स्पॉट पर ले जाके ही चीज़ें समझाई जाए। अब ये सब सुन के सत्यप्रकाश की रूह कांप गई एकदम। फिर उस आदमी ने बोला कि यहाँ से थोड़ी दूर पर आगे बाबा धबलेश्वर का मंदिर है, वहाँ पर मत्था टेकने के बाद ही अपने घर जाना। अब सत्यप्रकाश वहाँ से सीधा मंदिर पहुँचते हैं और वहाँ शिवलिंग पर जो बेलपत्र रखा था वो बेलपत्र उठा के अपनी जेब में रख लिया। अब वहाँ पर मत्था टेकने के बाद ये दोबारा अपने घर की ओर बढ़ने लगे और अपने घर पहुँचने से कोई 3 किलोमीटर पहले इनको फिर से वो औरत दिखाई देती है, एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में बच्चे को लिए हुए। सत्यप्रकाश बताते हैं कि घर जाने के बाद मुझे बहुत तेज बुखार रहा अगले 3-4 दिनों तक। मैंने सारी बात अपने परिवार को बताई। अब इनके परिवार वालों ने एक छोटा सा पूजा करवाया सत्यप्रकाश के लिए। इनको अभिमंत्रित करके गंगा जल दिया पंडित जी ने पीने के लिए, और फिर उस पूजा के 3 दिनों के बाद सत्यप्रकाश वापस नॉर्मल होते हैं। बैंक से तो लगातार कॉल आ रहा था कि तुम वापस आओ, इतने दिन की छुट्टी मार रहे हो। अब सत्यप्रकाश ने सोचा कि भाई ये सब मैं बताऊंगा तो बैंक वाले बोलेंगे कि बहाना मार रहा है। इन्होंने बैंक में ये बोल दिया कि मेरे माताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, और ये बहाना मार के वो 3-4 दिन तक घर पे रुके रहे। और बाद में जब ये नॉर्मल हुए तो फिर से इन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।